नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त अमेरिका से एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका से खबर का आजकल नाम लेते ही लोग अंधभक्तों के ताऊ जो वहां पर आए हैं राष्ट्रपति बन के, उनके टैरिफ के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इस बार टेंशन दिया है अंधभक्तों के ताऊ ने ही, उसी टीम में शामिल तुलसी ने। वही तुलसी जिनको जब अमेरिका में इंटेलिजेंस खुफिया विभाग का प्रमुख बनाया गया तो भारत में जश्न होने लगा था। भारतवंशी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। ऐसा लगा कि अब वो तुलसी गबार्ड अमेरिका के लिए नहीं, भारत के लिए काम करने वाली। लेकिन एक क्लिप आई है तुलसी गबार्ड की। उन्होंने मोदी और चुनाव आयोग का जो ज्वाइंट इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम पर बहुत करारा प्रहार किया है। ईवीएम हैक हो सकती है, मस्क ने भी कहा था। लेकिन अब तो अमेरिका के इंटेलिजेंस की मुखिया अमेरिका में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अमेरिकी इंटेलिजेंस की मुखिया का मतलब है, आप समझ लीजिए, पूरी दुनिया की खुफिया सूचनाएं जिसके पास पहुंचती होंगी। वो तुलसी गबार्ड ने कहा है कि ईवीएम हैक हो सकता है। अब ये ईवीएम हैक, बिहार का चुनाव आने वाला है, उससे पहले फिर विपक्ष के सामने एक ज्वलंत मुद्दा रख दिया है। मुद्दा, और ये चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। उसके बाद बंगाल का चुनाव है। अभी कांग्रेस के अहमदाबाद के अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ईवीएम पर बहुत जोरदार प्रहार किया था और कहा कि नौजवान मोदी का हाथ पकड़ लेंगे, ऐसा दिन भी आने वाला है। मामला ईवीएम का है, ईवीएम की हैकिंग का है, बेईमानी का है, चुनावी प्रक्रिया में संदेह का है। तो इस विषय के एक्सपर्ट, मैं आज कम बोलूंगा, एक्सपर्ट इस विषय के हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजशेखर राव साहब। कंट्रोल रूम जोड़िए उनको। स्वागत है राव साहब, आपका स्वागत है। काफी दिनों नमस्कार, बाद नमस्कार। चर्चा कर रहे हैं। मैं नमस्कार। चर्चा शुरू करूं उससे पहले मैं बयान सुनवा देता हूं, नहीं तो बहुत सारे आते हैं ट्रोल्स, 1.5-2 रुपए उनको शायद मिलते होंगे, वो उसके चक्कर में। हाँ, वो बताते हैं कि आप लोग को आपके पास आकर के तुलसी ने बताया क्या। तो हम तुलसी की जुबानी सुनवा देते हैं। और ये तुलसी स्मृति नहीं है, ये तुलसी तुलसी गेबार्ड है। सुनाइए कंट्रोल। We've got a long list of things that we're investigating. We have the best of the best going after this. Election integrity being one of them. We have evidence of how these electronic voting systems have been vulnerable to hackers for a very long time and vulnerable to exploitation to manipulate the results of the votes being cast, which further drives forward your mandate to bring about paper ballots across the country so that voters can have faith in the integrity of our elections. मैं चाहूंगा एक बार अभी थोड़ी देर में फिर सुनवाऊंगा गौर से, क्योंकि अंग्रेजी में है और वो एसेंट भी वो अमेरिका वाला है। उसमें उन्होंने कहा कि वी हैव एविडेंस, यानी सबूत। ये अमेरिकी इंटेलिजेंस के पास अब ये सबूत इकट्ठा हो चुके हैं कि ये मशीन जो है जिससे भारत में सरकार बन रही है, बार बार लगातार मोदी सरकार, राज्य दर राज्य मोदी सरकार, वो मशीन हैक हो रही है, मैनिपुलेशन हो रहा है या हो सकता है, इसके एविडेंस अमेरिकी खुफिया टीम के पास आ चुके हैं। ये संदर्भ भारत का नहीं है कि भारत की मशीन का गया है सबूत। मशीन का सबूत आ चुका है। अब वो मशीन कहीं भी हो, भारत में हो, चांद पे हो, मंगल पे हो, क्या फर्क पड़ता है। और जब ये बात अमेरिकी की खुफिया एजेंसी के प्रमुख बोल रही है, तो कैसे भारत में राजीव कुमार या ज्ञानेश कुमार, जो नौकरशाह हैं, जो तकनीकी विशेषज्ञ नहीं है, वो कैसे क्लीन चिट देते हैं इस मशीन को? ये बड़ा सवाल है। इसका मतलब या तो तुलसी गेबार्ड या तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ये झूठी हैं, या तो हमारे यहां बैठे हुए राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार और इनका पूरा इकोसिस्टम झूठा है, सरकार झूठी है। इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की भी एक बाइट सुना देते हैं, क्योंकि ये भारत में इस समय सबसे प्रासंगिक मसला है चुनावी राजनीति में। चलाइए मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। आज चुनाव आयोग से लेकर संसद तक सरकार का विस्तार बनाने की कोशिश है। इलेक्शन
इंस्टीट्यूशन भी उनके कंट्रोल में है और सरकार हर चीज में आज इंटरफियर करके अपना वर्चस्व हर जगह बिठा रही है। चुनाव में घोटाला हो रहा है। पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है। इसीलिए विकसित देश भी बैलेट पेपर में, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। ईवीएम नको। दोनों को, राव साहब, दोनों बयानों को जोड़िए, बिल्कुल जुड़ रहे हैं। यहां खड़गे साहब के बयान को तो खारिज कर दिया जाता है। भाजपा ने कहा, अभी मैं लेटेस्ट बयान देख रहा था, भाजपा के एक नेता ने कहा ईवीएम फोबिया हो गया है राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को। अब ये तुलसी गेबार्ड को कौन सा फोबिया हो गया है? पूरी दुनिया झूठी है। और अगर ये एविडेंस, मेरा एक और सवाल है, भारत का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय बार बार ऐसी पिटीशंस को खारिज करता है, चुनाव आयोग के ही पक्ष में फैसले आ रहे हैं, क्या ये रेफरेंस नहीं है चुनाव आयोग के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी की चीफ का ये बयान कि उसके पास एविडेंस है? क्या ये भारत की सुप्रीम कोर्ट के लिए एक फिर पिटीशन न जाना चाहिए और इसको क्या नहीं रखना चाहिए कि आप बताओ क्या अमेरिका से ज्यादा आप टेक्नोलॉजी में हो? आपका ईवीएम भी तो उधार की टेक्नोलॉजी पर है, ऐसा तो है नहीं कि आपका पेटेंट है वो। जिस जहां से ओरिजिन है वहां पे कहा जा रहा है कि ये फ्रॉड हो सकता है, हैकिंग हो सकती है, और जहां पर आया है, उधार का माल आया है, उधार की टेक्नोलॉजी आया है, वो कहता है फुल प्रूफ है साहब। मतलब आपने बनाया। सोचिए, मैं दर्शकों को भी कह रहा हूं, लॉजिक की बात समझिए। राव साहब ने एक मशीन बनाई और राव साहब कह रहे हैं जो मशीन मैंने बनाई है, इस मशीन में बेईमानी की बहुत संभावना है, और राव साहब की वो मशीन लेकर के मैंने अपनी दुकान पर लगा ली है और मैं दावा करता हूं अपने कस्टमर से, ग्राहकों से, कि ये मशीन फुल प्रूफ है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है। बताओ, इससे बड़ा मजाक ये देश में लोकतंत्र चल रहा है कि कपिल शर्मा कॉमेडी शो सर्कस बना रख दिया है? राव साहब जी जी, नमस्कार आशीष जी। अभी मैं, आपने दो बयान दिखाए मुझे, तुलसी गैबर्ट जो इंटेलिजेंस चीफ है अमेरिका की, वो दुनिया भर की खबर रखती है, कौन से देश में क्या चल रहा है सबकी खबर रखती है। तो वो शख्स कह रहा है। और दूसरी बात है, आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात कही है। इन दोनों को हम कंसिडर किए बगैर, इन दोनों बयानों को संज्ञान में लिए बगैर मैं एक बात कह दूं, 26 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया ईवीएम की जांच के बारे में। अगर वो कॉपी, सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश है वो एक हाथ में पकड़े, और दूसरी बात, अगर आप साथ साथ एक और ये भी अपने हाथ में पकड़े, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर चुनाव आयोग ने दिया, दोनों कंपेयर करे तो आपको यूं ही पता चल जाएगा कि ये ईवीएम में धांधली हो रही है। क्योंकि चुनाव आयोग ने ये कहा कि आपको ईवीएम का जो तीनों पुर्जे होते हैं, 3 अहम पुर्जे होते हैं, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट, इनके माइक्रो कंट्रोलर की जांच करने के आदेश दिए हैं। पेज नंबर 37, पैराग्राफ नंबर 78, शायद 78B, 77 या 78B, उसका आदेश में आज के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने अपने हाथों से लिखा। तो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर में उसको उठा ही दिया चुनाव आयोग। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से जांच के आदेश दिए, उसको उसमें
चुनाव आयोग राजीव कुमार ने उसको कचरे के पेटी में फेंक दिया। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर नहीं किए। चिल्लाने से क्या फायदा, भाषण करने से क्या फायदा। अब जैसे ही मैंने हरियाणा के चुनाव का संपन्न हुए, मैंने हरियाणा के सारे हारे हुए कांग्रेस एमपीज के संपर्क में गया, उनसे बातचीत की और उनसे कहा कि आप ईवीएम वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कीजिए। फिर बाद में उनसे उनको सारे इनपुट दिए कि आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कीजिए, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नहीं है। उसके बाद में फिर महाराष्ट्र चुनाव हुए, मैं खुद स्वयं गया नागपुर जाके उनको समझाया कि आपको इसको चैलेंज करना है। तो मुझे एक बड़े अच्छे मित्र मिले, गोपाल दास अग्रवाल जी, जो मैं कहता था वो उसके मुताबिक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और 11 जो मैंने ऑब्जेक्शन रेज किए हैं उसके पिटीशन एक्सेप्ट हो गई है। और आपको बता दें कि 11 में से दो ऑब्जेक्शंस में से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर सीधा दे दिया। वो 2 ऑब्जेक्शन क्या है? पहली बात तो यह है कि जब तक ईवीएम की जांच नहीं होती आप डाटा डिलीट नहीं कर सकते। पहले जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के जांच से पहले डाटा डिलीट करके फिर दोबारा मॉक पोलिंग की जाती थी। तो ये बड़ा गफला है ना भाई। मतलब आप सबूत मिटा के क्या जांच करेंगे? डाटा ही तो सबूत है ना, डाटा ही तो सबूत है। डाटा डिलीट करके आप दोबारा मॉक पोलिंग करने से फायदा क्या है? तो जो ऑब्जेक्शन वो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जब तक आप ईवीएम की जांच पूरी नहीं होती आप डाटा डिलीट नहीं कर सकते। एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट है ये। दूसरी बात है, एक पोलिंग स्टेशन की जांच के लिए 47,200 रुपया काफी बड़ा अमाउंट है, इसको कम से कम रखने के भी आदेश दिए। मतलब जो 11 ऑब्जेक्शन मैंने रेज किए हैं वो तो एप्लीकेशन के स्टेज पे ही 2 एक्सेप्ट कर लिए गए। अब ये कम से कम कांग्रेस वाले कोई सुनने को तो राजी हो। हम साबित कर सकते हैं कि ईवीएम में घोटाला हो रहा है। जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर और सुप्रीम कोर्ट का आदेश को आजू बाजू रख के देखे तो उसमें आपको साफ साफ नजर आता है कि उसमें घोटाला हो रहा है। किसी तुलसी गाबड़ की जरूरत नहीं है हमें, हम साबित कर सकते हैं। अब हम साबित करने के लिए क्या है, चुनाव आयोग कहता है कि जब चुनाव नहीं होते हैं तो चुनाव आयोग कहता है कि हमारा मशीन आके हमारे सामने कोई माइका लाल है तो आके साबित करके दिखाए कि इससे धांधली हो सकती है। अरे भाई, हम जब जांच तब चाहते हैं जब चुनाव हो। हम उसी मशीन की जांच की मांग कर रहे हैं जो चुनाव का हिस्सा था। मान लीजिए आप आज एक कंप्यूटर लेके आए, अच्छा वाला कंप्यूटर, उसमें जांच का उसमें गड़बड़ी का प्रोग्राम नहीं है, उसका जांच करवा दिया। आज कोई चुनाव नहीं हो रहा है, फिर उसमें गड़बड़ी का प्रोग्राम डाल दिया, उसको ले जाके आप चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे पकड़ेंगे? आप उस मशीन की जांच करनी चाहिए जो चुनाव का हिस्सा था। जो धांधली में धांधली में हिस्सा होने की बात की हो रही है, उसका जांच होना चाहिए ना। उसकी जांच तो आप करने को राजी नहीं है। तो कांग्रेस का ये पहले दायित्व बनता है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाले। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपने जो चुनाव आयोग का स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाले। वो सीधा उच्चतम न्यायालय को ठोकर मारता है, लात मारता है पैर से चुनाव आयोग। उसको आप कैसे मैंने कहा, ये भी कहा कि मेरे मित्र है, बहुत अच्छे मित्र है गोपाल दास अग्रवाल जी ने, उन्होंने एक पत्र लिखा था चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को पत्र लिखा तो इतना तीखा पत्र था वो, उसमें हमने ये भी लिखा कि ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है ये कानून पार्लियामेंट में पारित हुआ कोई कानून नहीं है, या आपने सभी दलों को बुला के उनका सलाह मशवरा बनाए सो भी प्रोसीजर नहीं है। अपने आप से आपने एक प्रोसीजर बना दिया और कहते हैं कि उसको मानना ही पड़ेगा, तो हम क्यों माने? आप कौन होते हो हम पे दबाव लगाने वाले कि इसको मानने के लिए? ये तो एक तरफा है। और हमने इसमें उस चिट्ठी में ये भी लिखा कि ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है वो धांधली पकड़ने के लिए नहीं,
धांधली करने वालों को संरक्षण देने के लिए, उनको बचाने के लिए बनाई गई आदेश है। तो उसके बाद में नाना पटोले साहब गए महाराष्ट्र चुनाव आयोग से मिलने। राजीव कुमार से पहली बात ये पूछा कि ये गोपाल दास अग्रवाल कौन है? चुनाव आयोग को कोई ऐसे चिट्ठी लिखता है क्या? इस भाषा में कोई चिट्ठी लिखता है क्या करके पूछा है। अरे भाई, दर्द हमें हुआ है, किस भाषा में लिखे? जो भाषा आपको समझ नहीं आती तो आपको फिर इसी भाषा में आना पड़ेगा। तो मेरा मशवरा है कि चुनाव आयोग पहले जाके कांग्रेस पार्टी पहले जाके उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दायर करे। और मैंने गोपाल दास जी अग्रवाल जी जो भी पिटीशन लगाए हैं उसके ऊपर मुकाबला करे और डट के लड़े सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, एक बात और राव साहब, हमने आधा दर्जन, जो आपने कहा था कंटेम्प्ट का, आधा दर्जन कम से कम मुझे याद है, आधा दर्जन शो मैंने और आपने किए हैं इसी कंटेम्प्ट को लेकर के, कंटेम्प्ट करें। एक वक्त एक तैयारी भी हो गई थी कि एक बड़े वकील और उनकी टीम कंटेम्प्ट में जा भी रही है, कंटेम्प्ट के उसमें। ये लोग पीछे क्यों हट जाते हैं? कहाँ कोई पीछे कोई अलायंस हो जाता है क्या? पीछे कोई समझौता डील हो जाती है क्या? क्यों हट जाते हैं इन वक्त पर पीछे? नहीं, एडीआर की तरफ से लड़ रहे हैं, प्रशांत भूषण जी लड़ रहे हैं। हाँ, जिन मुद्दों को हमने उठाया है उन्हीं मुद्दों पे लड़ रहे हैं एडीआर की तरफ से। हाँ, और उम्मीदवार की तरफ से दूसरे 3-4 वकील और लड़ रहे हैं। मतलब देखिए, तारीख इतनी लंबी मिल रही है ना, 3 महीने बाद 4 महीने बाद तारीख मिल रही है तो डाइल्यूट हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है उसके साथ साथ सड़कों पर भी आंदोलन होना चाहिए और उसके हिसाब से चलना चाहिए। मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि आप वो जो हमने जो पहले डिस्कस किया उसके लिंक जो है ना, आप नीचे डाले तो लोगों को समझ आ जाएगा कि हमने क्या बात की, उसमें क्या क्या खामियां हैं। दोबारा रिपीट करने से बोर हो जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इसके अलावा क्या क्या अभी आगे आने वाले जो चुनाव है उसके क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये ईवीएम के साथ साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, ये वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ी कर रहे हैं। हाँ, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करें। मेरी ममता जी से और नीतीश जी से और जो भी है उनसे विनती है कि जब भी अगला वोटर लिस्ट बनता है, नीतीश जी से विनती मत करिए, वो तो बीजेपी के ठीक है, साथ है। ठीक है, मैं तेजस्वी यादव जी से विनती करता हूँ और राहुल गांधी जी से विनती करता हूँ, अगला जो भी वोटर लिस्ट बनता है उसमें जिस दिन वोटर लिस्ट में वो वोटर शामिल किया गया उसका भी डेट होना चाहिए। अब पुराने जो वोटर्स हैं उनका शायद डेट हो ना हो, लेकिन जो भी नया वोटर इसमें शामिल होता है उसका डेट होना चाहिए, ताकि हमें ये समझ सके ये कौन वोटर है, उसके ऊपर हम फोकस कर सके। अरे कहां से आया, कौन है, यहाँ का है या कहीं और का है, इसकी जांच हो। तो इससे क्या हो जाएगा आपको कि जो नया वोटर है उसके पास जाके आप जो है उसके कार्यकर्ता जाके उनसे आजू बाजू अगल बगल के लोगों से पूछताछ करे, क्या ये सही में यहाँ का वोटर है या कहीं और से आया है या आसमान से टपक पड़ा है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये एक सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, आपका जो वोटिंग प्रोसेस होता है, हर एक पोलिंग स्टेशन में आप एक टैब दे दीजिए, नहीं तो एक 10-10, 15-15 पोलिंग स्टेशन को आप एक टैब दे देना चाहिए। और फॉर्म 17C मतलब उस पोलिंग स्टेशन का क्लोजिंग फिगर आप पोलिंग होने के बाद में 15 मिनट में आपको उसमें फीड करना है। हाँ। 3-4 दिन के बाद घोषणा नहीं होगी, उसी दिन रात के 8 बजे तक हर एक पोलिंग स्टेशन में आप फॉर्म 17C ऑनलाइन इश्यू करेंगे। अभी क्या है, अभी वहां का जो है फॉर्म 17C दस्तखत करके पोलिंग एजेंट को देने की बात कानून में लिखा गया है, कोई देता नहीं, कोई पूछता नहीं। अगर पूछ भी लिया तो 300 पोलिंग स्टेशन में 30-25 लोग पूछ लेते हैं, उससे कोई फायदा बंद होने वाला नहीं है। तो इसको आप ऑनलाइन क्यों नहीं करते? अब ऑनलाइन क्यों नहीं करते? आपके पास टेक्नोलॉजी है भाई। आप तो जो है चुनाव आयोग का जो मिशन है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन फॉर्म 17C आप मैन्युअली क्यों दे रहे हैं, दस्तखत करके क्यों दे रहे हैं, कागज पे क्यों दे रहे हैं? बैलेट पेपर चुनाव आपको मंजूर नहीं है, उसमें टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन फॉर्म 17C जो है आप कागजी देंगे। वैलिड पॉइंट है। हाँ, दूसरी ताकि आपको शाम को 8:30 बजे 9 बजे आपको ये मामला फिट हो जाए
कि आप जो है पूरा पोलिंग जितना भी डेटा है वो क्लोज हो जाएगा। अब 3-4 दिन के बाद में आप 5%, 10%, आंध्र प्रदेश में तो 12.5% परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। चुनाव के दिन शाम के 8 बजे और गिनती करने वाले के दिन में 12.5% वोटिंग परसेंटेज जंप है। अंदाजा लगाइए क्या कुछ नहीं हो सकता 12.5% में। 12.5% तो बताओ आप, जम्मू कश्मीर में तो कभी-कभी ऐसे हालात हुए कि इतने ही वोट पड़े टोटल, जितना यहाँ वोट पे पड़े डिफरेंस होंगे। हो गए। हाँ, हुँ, नहीं आपके पास शाम 6 बजे या 7 बजे जो भी क्लोजिंग टाइम है, वहां आप जो भी लोग खड़े हैं उनको आप टोकन दे देते हैं। हाँ। उसके बाद में जो आके कोई भी लाइन में खड़ा रहा वो एलिजिबल नहीं है वोटिंग करने के लिए। ये जो आपने अभी कहा, महाराष्ट्र चुनाव में ये आंकड़े मांगे गए थे। ये हाँ, आंकड़े महाराष्ट्र चुनाव में मांगे गए, तो वहां पर कहा गया वो बेसिकली इवन वो जो होता है पीठासीन अधिकारी बूथ का, पीठासीन अधिकारी को अपनी डायरी मेंटेन करनी होती है कि उसने 6 बजे के बाद कितने टोकन बांटे हैं। जी। ये चुनाव आयोग ने कहा, महाराष्ट्र के सीईओ ने कहा कि वो मेंटेन ही नहीं किया है, वो आंकड़े है ही नहीं है। अब नहीं, नहीं बताओ अभी आप, खुला बेईमानी क्या हो सकता है? ये तो मैं ओपन कह रहा हूँ बेईमानी ना, है ना खुली। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप टैब मेंटेन कीजिए। हर एक पोलिंग स्टेशन ऑफिसर को आप टैब दे दीजिए। कितने का खर्चा होगा? ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? ट्रांसपेरेंसी के मतलब वोटिंग की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, उसके ऊपर क्या कीमत कोई बात नहीं है। हर एक को एक 8-10 हजार में टैब आ जाता है। टैब दे दीजिए आप। अगर आपके पास किसी का सिग्नल भी नहीं मिल रहा होगा तो इक्का दुक्का होगा ना। 99% का तो आपके पास डाटा मिल जाना चाहिए। तो आप जो भी डाटा देते हैं उसको टैब में फीड कीजिए। सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे हर एक घंटे के बाद में आप परसेंटेज जो है टैब में फीड कीजिए और 6 बजे के बाद कितने टोकन बांटे हैं वो भी टैब फीड कीजिए। उसके अलावा कोई एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए। ये एक सावधानी बरतनी चाहिए। पहली तो जो है आपको वोटर लिस्ट में जो है जिस दिन वोटर उस वोटर लिस्ट में आया उसका डेट होना चाहिए। दूसरी बात एक टैब होना चाहिए। तीसरी बात वो बैटरी का परसेंटेज जो है वो आपको टैब में वो भी इंक्लूड करना है। फॉर्म 17C में ये भी लिखना है कि ईवीएम मशीन का बैटरी परसेंटेज क्या था और खोलने वाले के दिन में क्या था। हर एक का रिकॉर्ड होना चाहिए। अब बात ये समझ में नहीं आती, जहां जहां पर बीजेपी जीत रही है वहां का बैटरी परसेंटेज 99% दिखा रहा है। मतलब जहां जहां पर बैटरी का परसेंटेज 99% है वहां पर एक भी ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं है जहां बीजेपी के अलावा कोई और जीत रहा हो। अगर मान लीजिए हमारे पास एक चुनाव आयोग में 25 ऐसे पोलिंग स्टेशन में बैटरी परसेंटेज 99 दिखा रहा है। 25 में से 20 अगर बीजेपी जीते, 5 कोई और जीते तो मान लेंगे। अरे कम से कम 24 बीजेपी जीते, 1 कांग्रेस जीते तो भी मान लेंगे। 25 के 25 बीजेपी कैसे जीत सकती है? तो ये जो सावधानी है, पहली बात तो जो है आप बैलेट पेपर की मांग आज से शुरू कर देना चाहिए। अगर बैलेट पेपर की मांग मानी नहीं गई तो सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका आज दायर कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, राहुल गांधी जी से और प्रियंका गांधी जी से उनकी चरण वंदना करके मैं ये विनती करता हूं हाथ जोड़ के, ये याचिका दायर कीजिए आप। आपके लिए नहीं कह रहा हूं मैं कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की बात कर रहा हूं, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहा हूं मैं। चाहे बीजेपी जीते, चाहे आप जीते कि कोई और जीते, लेकिन ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का दावा ठोकने वाले भारत देश के ऊपर अगर इतना सारा घोटाला हो रहा है तो दुनिया थूकेगी सर हमारे ऊपर। दुनिया थूकेगी। वहां का विपक्ष क्या कर रहा है, वहां का हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, वहां का चुनाव आयोग क्या कर रहा है, दुनिया थूकेगी हमारे ऊपर। मुझे माफ करना, मैं बहुत कठिन शब्द यूज कर रहा हूं लेकिन बहुत दर्द के साथ मैं ये बोल रहा हूं मैं। सही बात अगर राहुल गांधी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? राहुल गांधी बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? नहीं, ये कड़वे शब्द नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है। विपक्ष को हम लोग तो सब, अब हम कहाँ तुलसी गेबार्ड का बयान क्लिप लेकर के आ रहे हैं, वो चला रहे हैं, इतना कि यहाँ पर देखो भैया जिसने बनाया मशीन, जहां तकनीकी आई वो कह रहे हैं, वो कबूल रहे हैं।
आप लोग फिर भी 1 दिन आओगे, 2 मिनट का भाषण दोगे और फिर आराम से आराम फरमाओगे। मैं दरअसल एक और विनती भी करना चाहता हूँ हुँ, कि हुँ, अगर वो पिटीशन जो गोपाल दास अग्रवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, उसके हुँ, ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसके ऊपर किस तरह से जन आंदोलन भी एक होना चाहिए। तो मैं विनती करता हूँ नेता प्रतिपक्ष को इसके ऊपर सामने आके कानूनी लड़ाई भी लड़े, सड़कों पर लड़ाई भी लड़े, देश के लोकतंत्र को बचाए। अरे भाई, जब लोकतंत्र ही नहीं बचा तो आप कहाँ के नेता प्रतिपक्ष है? आप कहाँ के हाँ, नेता है? हाँ। बिल्कुल सही बात है राव साहब, इस विषय पर हालाँकि हम लोग तो जो हम हमारा काम है उसको बिना डरे इस दौर में भी बिना डरे, बिना पीछे हटे लगातार हम लोग उस पर अड़े हैं, उसको उस दायित्व को निभा रहे हैं। आप तो लगातार इस विषय पर शोध कर रहे हैं, नए-नए उसमें तो तथ्य निकाल के ला रहे हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या इस देश के लोकतंत्र का भविष्य क्या होने वाला है, हमें भी कई बार लगता है कि अब हम भी नहीं ये समझ पा रहे हैं कि लोकतंत्र का भविष्य क्या होने वाला है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ये विषय अभी हालाँकि यहाँ पर खत्म नहीं होगा, इसको हम और आगे इस विषय को क्योंकि अब इस विषय को फिर वक़्त है, जब ये बात अमेरिका में फिर मैं ये बात कर रहा हूँ, भले हमें तुलसी गबार्ड के बयान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसलिए ये तथ्यात्मक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण जुड़ता है कि जिसने जहाँ से टेक्नोलॉज़ी आई, जहाँ से हम ये लेते हैं चीज़ें तकनीकी को जो है, वही कह रहे हैं कि इसमें लूपहोल्स हैं, हैकिंग हो सकती है, एविडेंस है। फिर भी हम अगर बेशर्मी से, बेहयाई से उसी टेक्नोलॉजी को थोप रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के साथ भद्दा मज़ाक नहीं है। ये लोकतंत्र का आप सब सरेआम समझ लीजिए कि गर्दन दबा दिया जा रहा है और गर्दन दबाया जा रहा है, लोकतंत्र दम तोड़ने के करीब है। इजाज़त दीजिए, राव साहब आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर इस विषय पे हम आगे बढ़ेंगे भी। न्यूज़ लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।